दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू ऑन माय यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू। बेटा आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री को, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। अभी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीबीएसई ने आप लोगों का ये सिलेबस कम किया है, इसके लिए टीचर्स को तो काफी आसान हो गया आप लोगों का सिलेबस कवर करना, लेकिन आप लोगों के लिए उतना ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि टॉपिक कम कर दिए हैं और टॉपिक वो हटाए गए हैं जो कि काफी हाई स्कोरिंग टॉपिक थे या हाई स्कोरिंग चैप्टर थे। तो अब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर एक चीज आपको कवर करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है बेटा? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर वो सारे फिनोमिना आते हैं जिनके अंदर हम लोग सरफेसेस की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? सरफेसेस की स्टडी करते हैं। अगर डिफाइन करें सरफेस केमिस्ट्री को, तो सरफेस केमिस्ट्री कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद फिनोमिना अकरिंग एट सरफेसेस और इंटरफेसेस। क्या बेटे? द फिनोमिना अकरिंग ऑन सरफेसेस और इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। एक बार ये देख लेते हैं कि हमें इस आज के लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। एडजॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जांपल्स देखेंगे एडजॉर्प्शन से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है। जो एब्जॉर्प्शन को भी स्टडी करेंगे, हालांकि आप लोगों के सिलेबस में यहाँ पर इस चैप्टर से इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन कई बार वो कंपैरिजन करवा के क्वेश्चन डाल देता है। तो ये भी देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जॉर्प्शन को स्टडी करेंगे, ओक्लूजन देखेंगे, और लास्ट में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस दोनों को भी स्टडी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बेटा, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ूंगा, एक बार ध्यान से देखिए बेटे। मैंने क्या बोला कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर वो सारे फिनोमिना की स्टडी करते हैं जो कि सरफेसेस पे होते हैं। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर देखिएगा, एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूं। आप यहाँ पर एक डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे, आप लोगों को एक सरफेस दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही होगी बेटे? एक सरफेस दिखाई दे रही होगी, और मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? इस सरफेस की तरफ आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? सरफेस इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है बेटे? अट्रैक्ट कर रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन के बाद सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल रिटेन करना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? यहाँ पर रिटेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है ना, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, इसी को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। क्या बोला जाता है बेटे? एडजॉर्प्शन। तो हमारी पहली टर्म क्या है बेटे? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटा, है ना? द फिनोमिना ऑफ attraction and retention of molecules on the surface of other substance। क्या बेटे? on the surface of other substance। अब दो छोटी छोटी बातें आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं। पहली जो बात क्लियर कर रहा हूं वो है बेटे इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है बेटे? ये एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है। क्या होता है? बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो आप लोग इसको डिफाइन अगर करना चाहो तो बोल सकते हो, इट इज बाउंड्री ऑफ सेपरेशन which separates two bulk phases, यानी कि दो बल्क फेज को सेपरेट करने वाली जो इमेजिनरी बाउंड्री होती है या रियल बाउंड्री होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो पहली बात क्लियर है बेटा। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहां पर एडजॉर्प्शन के अंदर आपका जो ये अट्रैक्ट होने वाला मॉलिक्यूल है, ये आपका सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसीय स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना बेटे,
जो ये दूसरे सब्सटेंस की सरफेस है ना, जो सरफेस वाला सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस या तो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको ये गैस की फॉर्म में मिलेगा। किस किस फॉर्म में मिलेगा बेटा? या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या फिर गैस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है बेटे, क्लियर है? अब यहाँ पर एडजॉर्प्शन का एक जस्ट रिवर्स फिनोमिना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटे? डिजॉर्प्शन। जैसा कि आप लोगों ने देखा एडजॉर्प्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुआ है तो उसको तो हमने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस है ये हमारा एडजॉर्प्शन है। तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। सिंपल सी बात है ना? तो अगला हमारा जो टर्म है वो है डिजॉर्प्शन। क्या है बेटे? डिजॉर्प्शन। क्या होता है? द रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंसेस या एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, कि दूसरे सब्सटेंस की सरफेस से जो ये मॉलिक्यूल है ये जब इसको वहां से लीव करना शुरू कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिजॉर्प्शन। चलिए एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल थे वो उसको छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, दूर जा रहे हैं सभी, है ना? तो इस रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? डिजॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है बेटा, है ना? इंपॉर्टेंट क्या है? डिजॉर्प्शन को आप कैसे करवा सकते हो, कब किस कंडीशन के अंदर डिजॉर्प्शन होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, डिजॉर्प्शन कैन बी ब्राउट बाय। तो देखिएगा बेटा, दो तरीके से हम लोग डिजॉर्प्शन करा सकते हैं। पहला तरीका क्या? बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। या तो आप प्रेशर को कम कर दो ताकि वो सरफेस को लीव करना शुरू कर दे। सेकंड क्या है बेटे? बाय प्रोवाइडिंग हीट। या फिर आप उसको क्या कर दो? हीट प्रोवाइड कर दो, जिससे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो सरफेस को लीव करना शुरू कर देंगे। तो बाय प्रोवाइडिंग हीट। ये दोनों बातें आप लोगों को काफी अच्छे से ध्यान रखनी है कि डिजॉर्प्शन के अंदर डिजॉर्प्शन कैन बी बाउट बाय रिड्यूसिंग प्रेशर और बाय प्रोवाइडिंग हीट। तो काफी अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी डायग्राम के हेल्प से, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बेसिक बात है बेटे, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आकर के एडजॉर्ब हो रहे हैं, और कुछ सरफेसेस क्या कर रही हैं? एडजॉर्प्शन को अपनी मतलब कि जो अपनी सरफेस है उसके ऊपर एडजॉर्ब दूसरे मॉलिक्यूल्स को करवा रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटे, यहाँ पर दो टर्म्स का यूज हम लोग करते हैं। एक टर्म होती है हमारी एडजॉर्बेट और दूसरी टर्म होती है हमारी एडजॉर्बेंट। क्या होता है भाई? एक एडजॉर्बेट होता है, एक एडजॉर्बेंट होता है। ठीक है? क्या होते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट? तो आप लोगों को ध्यान रखना बेटे, जो मॉलिक्यूल्स जो एडजॉर्प्शन के लिए बाहर से आ रहे हैं, जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, वो कहलाते हैं एडजॉर्बेट। और जो मॉलिक्यूल सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं एडजॉर्प्शन के लिए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजॉर्बेंट। तो आपको ध्यान रखना है, द मोलिक्यूल्स which adsorbed are called adsorbate, and the molecules which provide surface for adsorption is called या are called adsorbent। तो दोनों टर्म आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो एडजॉर्बेट होते हैं, जिसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे। ठीक है बेटा, अभी मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं एडजॉर्प्शन के, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आप लोगों को ही बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका या कौन सा सब्सटेंस है आपका जो एडजॉर्बेट होगा और कौन सा सब्सटेंस आपका एडजॉर्बेंट होगा। ठीक है?
तो यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ, इंपॉर्टेंट है बेटे, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है बेटे वो है मिथाइलिन ब्लू डाई। क्या है बेटे? मिथाइलिन ब्लू डाई। मिथाइलिन ब्लू डाई को जब हम लोग पास करते हैं चारकोल के ऊपर, किसके ऊपर करते हैं बेटे? चारकोल के ऊपर। तो यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू नाम से पता चल रहा है किस कलर की डाई है बेटे? ब्लू कलर की। तो जैसे ही ये चारकोल की सरफेस पे जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर आपका फेड हो जाता है और आपका जो ये डाई है ये कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटे? कलरलेस। तो यहाँ पर क्या हुआ? एडजॉर्प्शन हुआ। तो अब आप लोग बताइएगा यहाँ पर एडजॉर्बेट कौन है और एडजॉर्बेंट कौन है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बेटे, डाई जो है ये हमारी क्या है? एडजॉर्बेट, क्योंकि इसका एडजॉर्प्शन हुआ है। और किसकी सरफेस ने किया है बेटे? किसने किया है? चारकोल ने। तो चारकोल क्या है? एडजॉर्बेंट। क्या है बेटे? एडजॉर्बेंट। एक छोटी सी बात याद रखना बेटे, आपका चारकोल हुआ, चारकोल हुआ, एल्यूमिना जेल हुआ, एल्यूमिना जेल हुआ, सिलिका जेल हुआ, ये आपके एक्सीलेंट एडजॉर्बेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक्सीलेंट एडजॉर्बेंट। क्यों होते हैं? कारण है इनका स्ट्रक्चर। क्या है बेटे? कारण है इनका स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पोरस नेचर का होता है। क्या होता है भाई? पोरस नेचर का होता है और पाउडरी सब्सटेंस होते हैं और इनका सरफेस एरिया क्या होता है? लार्ज होता है। सरफेस एरिया इज लार्ज, या फिर लार्ज सरफेस एरिया लिख दो, लार्ज सरफेस एरिया। तो ये दो बातों के कारण ये आपके काफी अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। होता क्या है बेटे? देखो, जितना ज्यादा पोरस स्ट्रक्चर होगा या जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, जितना सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि वो उतनी ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आए, अट्रैक्ट होए, रिटेन होए, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तीनों आपके क्या होते हैं? एक्सीलेंट एडजॉर्बेंट होते हैं। कारण क्या है? इनका पोरस नेचर। पोरस नेचर की वजह से इनका सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो पहला एग्जांपल आप लोगों का क्लियर हो चुका है। मिथाइलिन ब्लू का एडजॉर्प्शन होता है चारकोल की सरफेस के ऊपर। तो आपका जो मिथाइलिन ब्लू डाई है वो ब्लू से क्या हो जाता है? कलरलेस। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है बेटे ब्राउन शुगर का एडजॉर्प्शन। क्या है बेटे? ब्राउन शुगर का एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। किसकी सरफेस पे? चारकोल की सरफेस पे। ब्राउन शुगर क्या होती है बेटे? येलो कलर की होती है। किस कलर की होती है? येलो कलर की। तो ये भी आपकी क्या हो जाती है? कलरलेस। क्या हो जाती है भाई? कलरलेस। यहाँ पर भी देखने को आप देख सकते हो कि जो येलो कलर को बनाने वाले जो भी मटेरियल था वो चारकोल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये येलो कलर जो होता है वो कलरलेस में बदल जाता है। ठीक है बेटे। तीसरा जो एग्जांपल है वो है बेटे, जब हम लोग मोइस्ट एयर को पास करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है ड्राई एयर के अंदर। तो यहाँ पर तो आप लोगों को पता लग गया होगा ब्राउन शुगर क्या है? एडजॉर्बेट, और चारकोल क्या है? एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मोइस्ट एयर जाती है ऑन द सरफेस ऑफ SiO2, तो SiO2 विल एब्जॉर्ब दिस मोइस्ट एयर। ठीक है बेटा, क्या करेगा ये एक्चुअल में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है भाई? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो यहाँ पर एडजॉर्बेंट कौन है बेटे? मॉइस्ट एयर, और SiO2 क्या है आपकी? एडजॉर्बेंट। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल एडजॉर्प्शन के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फिनोमिना है वो है बेटे एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का ही भाई है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बेटे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है बेटे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सरफेस के ऊपर होने वाला फिनोमेना क्या होता है? वो एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? मॉलिक्यूल सरफेस पे रिटेन नहीं होते, अट्रैक्शन रिटेंशन तो यहाँ भी होता है,
लेकिन सरफेस की बजाय वो कहाँ होता है, बल्क में होता है। चलिए समझते हैं। ये डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग। इस डायग्राम में देखिएगा बेटे, जो ऊपर वाली सरफेस है, ये ऊपर वाली सरफेस जो है, अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल अटेन या रिटेन होता तो ये एडजॉर्प्शन होता, लेकिन आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल अंदर की साइड आ रहे हैं, बल्क में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटे, ये एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बेटे। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना, इट इज द phenomena in which uniform distribution of molecules takes place। अरे भाई एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, प्लीज ऐसे आगे से मत कीजिएगा। ये जो आप फेसबुक की पोस्ट पे 4-5 लड़के खड़े होकर के अपनी फोटो वगैरह डाल के टैग कर देते हो, ऐसा मत कीजिए, है ना, क्योंकि काफी हंसी आती है ना। लगाते हैं 4-5 की फोटो और नीचे 10 से 15 कमेंट मिलते हैं, गच। क्या होता है भाई ये गच? ऐसा मत कीजिए बेटा, है ना, आगे से मत करना। पता नहीं, तुम तो मुझे मतलब ही समझा दो, इस गच का क्या मतलब होता है। 10-15 लगा, हद हो गई भाई। दो ही तरह के कमेंट है, या तो जय बाबे की, लाडलो, या फिर गच। क्या होते हैं ये, ऐसा मत किया करो, है ना। हाँ, तो चलिए बेटे, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना इन विच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा। तो आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटे, आप लोगों को डिफरेंस बताना है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में। किसके अंदर डिफरेंस बताना है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। तो इस साइड में एब्जॉर्प्शन लिख रहा हूं और इस साइड में एडजॉर्प्शन लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसको समझने से पहले एक बार फटाफट से ये वाला डायग्राम देखिएगा। यहां पर इस डायग्राम में देख रहे होंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पे एडजॉर्प्शन है, राइट हैंड साइड पे एब्जॉर्प्शन है। तो एडजॉर्प्शन के अंदर आप देख रहे होंगे मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस के आउटर साइड पर आकर के रिटेन हो रहा है, जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की साइड आकर रिटेन कर रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। अब समझ में आया ना, क्लियर है ना। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो पहले तो हम लोगों को इनकी डेफिनेशन लिख देनी है। क्या है डेफिनेशन, बोलो फटाफट। इट इज द फिनोमिना इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। कि मॉलिक्यूल्स का क्या होगा बेटे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर है ना, बात क्लियर सबको। जबकि एडजॉर्प्शन की जब आप लोग डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, इट इज द फिनोमिना, ये वाली थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज द phenomenon of higher concentration of gas or liquid on the surface than in bulk। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बेटे। यहां पर क्या होता है, गैस या लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या होती है, ज्यादा कंसंट्रेशन होती है एज कंपेयर टू बल्क। तो यहां पर आप लोग एक बात और लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, बल्क फिनोमिना। क्या है बेटा, बल्क फिनोमिनन। जबकि एडजॉर्प्शन हमारा क्या है, सरफेस फिनोमिना। क्या है बेटे, सरफेस फिनोमिना। तो सीधी सीधी बात है बेटा, यहां से एक बात और निकल आएगी कि यहां पर कंसंट्रेशन जो होती है वो थ्रू आउट द सब्सटेंस क्या होती है, सेम होती है। कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट। और यहां पर आप क्या बोलोगे, सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो कंसंट्रेशन इज मोर एट सरफेस
देन बल्क। ठीक है बेटा, तो दो डिफरेंस और निकल के आए हैं। बल्क फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होती है सेम होती है थ्रू आउट। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होती है, सरफेस पे ज्यादा होती है, बल्क पे कम होती है। और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसकी स्पीड जो होगी या रेट जो होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे फिनोमिनन occurs at यूनिफॉर्म रेट, कि यूनिफॉर्म रेट के साथ आपका फिनोमिना होता है। जबकि यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रोसेस क्या होता है बेटे, फास्ट होता है। स्टार्टिंग में आप सीधा ऐसे लिखो, द प्रोसेस इज फास्ट इन स्टार्टिंग बट स्लो डाउन आफ्टर सम टाइम। क्या बोलोगे बेटा, स्टार्टिंग में आपका प्रोसेस फास्ट होता है, लेकिन आपका जो लास्ट में जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर इन दोनों प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों में से फास्ट और स्लो कौन होगा, तो ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन जो होता है एक स्लो प्रोसेस होता है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है भाई, फास्ट प्रोसेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है इनके एग्जांपल्स। क्या ध्यान रखनी है भाई, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जांपल्स जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स देखो बेटे, यहां पर सबसे पहला है H2O वेपर्स ऑन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या है बेटे, H2 वेपर्स ऑन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। यहां पर एग्जांपल क्या है, H2O वेपर्स ऑन सिलिका जेल, कि सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर जब वाटर वेपर्स आकर के एडजॉर्ब होते हैं तो फिनोमिना क्या, एडजॉर्प्शन। जबकि वही वाटर वेपर जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की सरफेस पर जाकर के एब्जॉर्ब होते हैं तो फिनोमिना क्या, एब्जॉर्प्शन। दूसरी चीज बेटे, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अमोनिया की जब वाटर के ऊपर लेके जाते हैं, अमोनिया को वाटर की सरफेस पे लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, वाटर उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई है ये भी किसके अंदर आती है, एब्जॉर्प्शन के अंदर। ठीक है बेटा, यही अमोनिया जब हम लोग लेके जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, तो यहाँ पर जो ये फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है भाई, एडजॉर्प्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से अपने अपने स्टेप्स आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बोलो। मैं बताता हूं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बिल्कुल साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, और जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हो तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जॉर्प्शन। क्या बोला जाता है भाई, जॉर्प्शन। तो अगली जो हमारी कैटेगरी है जो हम लोग को डिस्कस करनी है वो है जॉर्प्शन। क्या होता है जॉर्प्शन, when both adsorption and absorption takes place simultaneously मतलब साथ साथ, then phenomenon is called जॉर्प्शन। क्या कहलाता है भाई, जॉर्प्शन। एग्जांपल बताओ बेटे, एग्जांपल फटाफट। जितनी भी डाई होती हैं, डाइज को जब हम लोग कॉटन फाइबर पर लेके जाते हैं तो वहां पर एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो आप क्या बोलोगे, डाइज ऑन कॉटन फाइबर। ये आपका एग्जांपल है किसका, जॉर्प्शन का। किसका है बेटे,
एडजॉर्प्शन का। क्लियर? एक लास्ट टॉपिक बचता है छोटा सा, जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है हमारा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट है हमारा ओक्लूजन। क्या है भाई? ओक्लूजन। जिस तरीके से हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल आकर के लिक्विड या गैस की सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब हो रहे हैं, उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन ओक्लूजन सेम आपका एक कैटेगरी बोल दीजिए, एडजॉर्प्शन की कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है गैसेस का ऑन द मेटल सरफेसेस। किसकी सरफेस पे होता है बेटे? मेटल की सरफेसेस पे। तो क्या होता है ओक्लूजन, फटाफट से डिफाइन कर लेते हैं। ओक्लूजन में आप लोग बोलोगे it is adsorption of gases on the surface of metal। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, H2 गैस ऑन PD कैटालिस्ट। देखा हुआ है भाई, सबको पता होगा है ना, बार बार डिस्कस हो चुका है, 3-4 बार तो हमने ही डिस्कस कर लिया इसको। तो यहाँ पर एक और आप कर सकते हो एग्जांपल, अमोनिया ऑन पीटी कैटालिस्ट, प्लेटिनम के ऊपर। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग ओक्लूजन को भी डिफाइन कर सकते हो। आपको ध्यान रखना यहाँ पर एडजॉर्बेट जो होता है वो गैसेज होती हैं, एडजॉर्बेंट कौन होता है? मेटल होती है। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं समझने वाले टॉपिक की तरफ कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन में ऐसा क्या है जो हमें समझना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो बेटे सॉरी, एडजॉर्प्शन को हमने क्या किया, कैसे स्टडी किया कि भाई फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जैसे ही मॉलिक्यूल वहां आया, वो सरफेस के साथ एसोसिएशन शो करेगा कि नहीं? एसोसिएशन शो करेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं? तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर सरफेस एनर्जी जो होती है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। और सरफेस एनर्जी कैसे डिक्रीज करती है? मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पर रिलीज हुई है। तो यहीं से बात निकल के आती है, एडजॉर्प्शन जो होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बोलो होता है कि नहीं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एडजॉर्प्शन जो होगा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। आप लोगों को ये इक्वेशन पता हुई, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ध्यान से सुनना भाई, है ना, इधर देखो, ध्यान से सुनना है बिल्कुल। अगर कोई मॉलिक्यूल आ रहा है सरफेस पे आकर के चिपक रहा है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम। एंट्रोपी क्या होगी? कम। क्या होती है एंट्रोपी? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर एंट्रोपी कम हो रही है, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। क्या है बेटे? नेगेटिव। तो यहाँ पर ये नेगेटिव मिलके बना देंगे पॉजिटिव। और अगर एडजॉर्प्शन कराना है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों को पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए, ये तो हमारा पॉजिटिव है, इसका क्या होना जरूरी है? नेगेटिव। इसका डेल्टा एच का क्या होना जरूरी है बेटे? नेगेटिव। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो सीधी बात है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। मतलब कुछ ना कुछ हीट रिलीज हुई होगी, है ना, तभी तो नेगेटिव साइन आता है। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से हीट रिलीज हुई, तो जो सरफेस एनर्जी थी वो क्या हो गई? कम। क्या हो गई बेटे? कम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन को। तो यहीं से पता लगता है एडजॉर्प्शन जो होता है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब जरा मैकेनिज्म को और समझिएगा बेटा, मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन में तो क्या था, जैसे ही मॉलिक्यूल बल्क फेज में गया तो इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन से आपका सेम फोर्स लग रहा है। जबकि एडजॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो साइड से और ऊपर से तो फोर्स लगेगा नहीं। फोर्स सिर्फ कहां से लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन से। तो उसकी वजह से वहां पर क्या होती है? टेंशन क्रिएट होती है। क्या होती है बेटे? टेंशन क्रिएट होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? सरफेस टेंशन। क्या बोल देते हो बेटे? सरफेस टेंशन। तो उस सरफेस टेंशन के कारण ही आपका एडजॉर्प्शन होता है।
तो मैकेनिज्म में आप लोग पूरा फिनोमिना डिस्कस करके आओगे किसका, सरफेस टेंशन का। ठीक है बेटे, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका सरफेस केमिस्ट्री का। आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।